Hello dear student, I am your teacher of science and today's class we discuss our book of science. So start our class. स्टूडेंट अब तक अपना टॉपिक चल रहा था थर्ड, दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक ही हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर को पिछली हमने 2 क्लास में पढ़ा था और चैप्टर में हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ह्यूमन मेड होते हैं, इसलिए सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है, जिसमें से हमने रेयन, नाइलॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब हमारे 5 जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं मेनली, ये हमने पढ़ लिए थे। फिर हमारा उसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक था प्लास्टिक। तो प्लास्टिक्स का जो फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताया था, जैसे कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के आइटम्स के बारे में बताया था। और प्लास्टिक जो है, फिर पॉलीथीन जिसको बोल सकते हैं, वो एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसका इस्तेमाल पॉलीथीन बैग्स बनाने में करते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम प्लास्टिक के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। देखो आज क्या करेंगे हम? आज करेंगे हम प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक जो है वो हमारी पसंद के लिए हम यूज़ करते हैं, ना कि हमारे ऊपर बर्डन है कि हमें प्लास्टिक यूज़ ही करना है। जैसे हम नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल सोर्सेज से जो आइटम हमें मिलते हैं, जैसे कि हमारा नेचुरल फाइबर है, ये हमारे ऊपर बर्डन नहीं होता है, जोर नहीं होता है कि आप इनको यूज़ करो ही, अगर आपकी इच्छा है तो आप यूज़ करो, अदरवाइज आप नहीं करो। ठीक वैसे प्लास्टिक जो होता है एक मटेरियल होता है जो कि हमारी चॉइस पे डिपेंड होता है। हमें यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हमें हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम प्लास्टिक का यूज़ ही करें। तो देखिए प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, इसमें क्या है वो देखते हैं। टुडे इफ वी थिंक एज ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, pickles, dry food, etc. प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। बच्चों आजकल क्या होता है, जब भी हमें कहीं फूड स्टोर करने की बात आती है, चाहे फूड स्टोर करने में हमारी मिल्क स्टोर करना हो, चाहे वाटर स्टोर करना हो, अचार स्टोर करना हो, ड्राई फूड जो होता है वो स्टोर करना हो, हमें XYZ कुछ भी अगर स्टोर करने की ज़रूरत है, लंबे समय तक स्टोर करने की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक का कंटेनर जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट का मतलब होता है, ये जो आपका वर्ड है कन्वीनियंट, इसका मतलब होता है सुविधाजनक। आपको क्या होता है कि जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं वो हमें ज़्यादा सुविधाजनक लगते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो होते ही ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलते हैं। और दूसरा, इसके बारे में क्यों हमें ये ज़्यादा कन्वीनियंट सुविधाजनक क्यों लगते हैं, इसके बारे में और अधिक अभी हम पढ़ेंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। अब जैसे मैंने अभी बताया था, हमें प्लास्टिक के कंटेनर, प्लास्टिक से बना हुआ आइटम है, उसके अंदर फूड स्टोर करना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो सुविधाजनक होते हैं। अब सुविधाजनक कैसे होते हैं? उनका वजन हल्का होता है, वो पैसों में कम होते हैं, उनकी कीमत कम होती है। बाकी आपके जो मटेरियल है उनसे, अगर आप आयरन मटेरियल, अदरवाइज स्टील मटेरियल, जिससे भी आप बाकी कंटेनर यूज़ करते हैं, तो उनका वेट हैवी होता है। दूसरा, उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। अब आगे गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग, उसके अलावा इनकी स्ट्रेंथ, मजबूती काफ़ी होती है, इनके अंदर काफ़ी सारा हम हमारा जो फूड आइटम है या फिर हम जो भी हमें स्टोर करना है वो स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, इनको हैंडल करना काफ़ी आसान होता है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। अब इसी कारण, यानी कि ये जो कुछ इसकी स्पेशलिटी बताइए, जैसे कि लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग, यही कुछ कारण है कि बाकी के मेटल्स की तुलना में प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें कार से जाना होता है, एयरक्राफ्ट मीन्स, एयरक्राफ्ट का मतलब होता है आप एरोप्लेन फ्लाइट वगैरह से जाते हो, तब हम प्लास्टिक के कंटेनर में हमारे फूड स्टोर करके लेके जाते हैं। उसके अलावा स्पेस क्राफ्ट, यानी कि स्पेस में भी अगर स्पेस एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, प्लास्टिक के जो आइटम कंटेनर होते हैं उन्हीं के अंदर अपना फूड स्टोर करते हैं। द लिस्ट इन इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेज एक्सेट्रा। नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्लास्टिक। अब अगर बच्चों हम काउंट करते जाए कि प्लास्टिक से कौन से आइटम बनते हैं, कौन से आर्टिकल्स बनते हैं, तो ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यानी कि आजकल हर चीज़ जो है वो प्लास्टिक से बनने लग गई। अब यहाँ कुछ प्लास्टिक के गुण दिए गए हैं कि प्लास्टिक जो है, वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, प्लास्टिक को अच्छा नहीं मानते, लेकिन यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, जिससे हमें लगता है कि शायद हाँ प्लास्टिक भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है। देखिए, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है। अब रिएक्टिव कैसे होता है? देखिए, इसमें प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती वो देखिए,
You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastic do not react with water and air. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals. अब बच्चों प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है जो अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो वापस रिएक्शन नहीं देता है। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए आयरन, लोहा, आयरन का मतलब होता है लोहा। लोहे को अगर आप कुछ दिनों के लिए पानी के आसपास में रख दो या मॉइस्चर या नमी, जहाँ पानी की थोड़ी बहुत नमी रहती है, अगर वहाँ रख दो, फिर खुले में उसको आप रख दो, तो आप देखते हो कुछ समय बाद में उस लोहे पे क्या आ जाता है, लोहा जो होता है वो रस्टेड हो जाता है, मतलब लोहे पे जंग आ जाता है, लोहा जो है वो जंग से भर जाता है। लेकिन प्लास्टिक के साथ में ऐसा नहीं होता। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक जो होती है वो पानी और हवा के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करती है, जबकि आयरन रिएक्शन कर जाता है, उसमें जंग लग जाता है। दे आर नॉट कॉर्डेड इजिली। कॉर्डेड का मतलब होता है वो जल्दी से खराब नहीं होते, यानी कि आप अगर आयरन लोहा अगर बाहर रखते हो तो वो क्या करता है, हवा के और पानी के संपर्क में आने से धीरे धीरे उन पर जंग लगता है, जंग लगते लगते वो अपने आप ही टूटने फूटने लग जाता है, वो नष्ट होने लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक के साथ में ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसको मॉइस्चर वाली पैलेस पे रखोगे तो भी प्लास्टिक के साथ में कोई रस्टेड वाली प्रोसीजर नहीं होगी, ना ही वो कोडेड होंगे, यानी कि कोडेड का मतलब होता है वो खराब नहीं होंगे, टूटेंगे फूटेंगे नहीं। यही कारण है कि दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स। यही कारण है कि खूब सारे जो हमारे पास मटेरियल होते हैं जिनको हमें लंबे समय तक सेव रखना है, स्टोर करके रखना है, इसीलिए हम प्लास्टिक के कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर है प्लास्टिक इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होता है वो हल्का होता है, मजबूत होता है और लंबे समय तक, ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला। Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the past। अपने जो पेरेंट्स हैं, जो पहले के हमारे माता पिता हैं, फॉर एग्जांपल दादा दादी, नाना नानी, यानी पहले का मतलब पहले के ज़माने के जो लोग अगर आपको आसपास कहीं मिलते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो कि उस ज़माने में, यानी पहले के जब हमारे दादा दादी हुआ करते थे या उनके पेरेंट्स हुआ करते थे, तो उस समय वो बाथिंग के लिए किस प्रकार की बकेट्स और मग्स का इस्तेमाल करते थे। वॉट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और आजकल आप कौन से मटेरियल से बने हुए बकेट और मग्स यूज़ करते हैं? आप मीन्स हम लोग आजकल कौन से मटेरियल से बने हुए बकेट्स और मग्स इस्तेमाल करते हैं, पहले कौन से होते थे वो हमें पूछना पड़ेगा। यानी हमारे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको पता होगा, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, आजकल जो हम यूज़ करते हैं बकेट्स और मग्स, इनके अंदर किस मटेरियल से ये बने होते हैं। वॉट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर। एक प्लास्टिक को कंटेनर को इस्तेमाल करने के पीछे क्या फ़ायदे हैं। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। अब जैसे कि आप जानते हो, ये भी बताई थी प्लास्टिक की स्पेशलिटी बताइए, प्लास्टिक जो होता है वो आपका मोर ड्यूरेबल होता है, यानी लंबे समय तक चलता है, मजबूत होता है, हल्का होता है, और इसे कैसे भी मोड़ा जा सकता है, किसी भी शेप और साइज में इसको तब्दील किया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज। ये खूब सारे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। और प्लास्टिक का इसके अलावा काफ़ी वाइडली का मतलब होता है काफ़ी, सॉरी हमने ये वाला छोड़ दिया था, वो देखिए, प्लास्टिक इज जनरली चीपर देन मेटल्स। प्लास्टिक जो होता है वो सामान्यतः मेटल्स की तुलना में सस्ता होता है, हल्का होता है। द हाउस होल्ड, दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। अब इसी कारण क्या करते हैं, हाउस होल्ड जो होते हैं फैक्ट्रीज में जो सामान होता है उन सबको भी कहाँ सेव करते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। अब आपको क्या करना है, आप जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, जो खाना बनाने के लिए जो भी आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं वो आप कहाँ स्टोर करते हो, वो आप स्टोर करते हो प्लास्टिक के कंटेनर्स में। आगे है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर का मतलब होता है, प्लास्टिक में आपने कभी नहीं सुना होगा कि करंट आता है, तो यही कारण है कि प्लास्टिक में करंट नहीं आता। आप देखिए पुअर कंडक्टर कैसे होता है वो देखते हैं। यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हो कि प्लास्टिक जो होता है वो हीट, लाइट और हीट का
सॉरी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक फोर कंडक्टर होता है, यानी कि उसके अंदर से हम बिजली का प्रवाहन नहीं करवा सकते। दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक सम एज मेंटेन्ड अबाउ हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। अब जैसा कि इसी कारण क्या करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप जानते हो प्लास्टिक में करंट नहीं आता है। दूसरी बात, जो आपके स्क्रू ड्राइवर होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, उसके ऊपर भी प्लास्टिक की कवरिंग होती है, क्योंकि इसमें जो बिजली होती है उसका प्रवाह नहीं होता, करंट नहीं आता है। अब इसमें से कुछ अभी हमने बताए थे, जैसे कि आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं उनमें सब में प्लास्टिक होती है। अब इसके अलावा आपके जो फ्राइंग पैन्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, प्लास्टिक के ही वो बने होते हैं। अब आ गया डिड यू नो। देखिए इसमें कुछ जानने लायक हमारी चीज़ें हैं। देखो, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर दी पैकेजिंग ऑफ टेबलेट, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, सिरिंजेस, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। अब प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यानी हॉस्पिटल्स में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें हम, जो आपकी टेबलेट्स आप लेते हो, जो बीमार होने पर जो टेबलेट लेते हो वो भी किससे बनी होती है, सॉरी उनके ऊपर जो पैकेजिंग होती है, उनका जो कवर होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। उनकी आपकी जो मेडिकल से दवाई आती है तो उनके ऊपर का जो कवर होता है, टेबलेट के ऊपर का कवर जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। उसके अलावा जिन धागों का इस्तेमाल घाव लगने पे, चोट लगने पे टांके लगाए जाते हैं, डॉक्टर घाव लगने पे, चोट लगने पे जो धागा यूज होता है स्टिचिंग करने के लिए वो भी प्लास्टिक का बना होता है। उसके अलावा जो सिरिंज होती है, डॉक्टर्स के ग्लव्स होते हैं, ये खूब सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जो मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। आगे है स्पेशल प्लास्टिक का कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। अब देखिए बच्चों, जो माइक्रोवेव ओवन होता है जिसके अंदर खाना बनाया जाता है, मोस्ट ऑफ देम उनमें जो आर्टिकल्स यूज होते हैं, कुकवेयर यूज होते हैं, वो भी ज़्यादातर प्लास्टिक के बने होते हैं। अब प्लास्टिक वो गर्म होता है, लेकिन आप जानते हैं ओवन में क्या होता है, गर्म होता है ओवन, लाइट से चलता है तो गर्म होना ऑब्वियस है। तो लेकिन उसके अंदर जो खाना होता है वो तो पक जाता है, वो तो बन जाता है, लेकिन उस जो प्लास्टिक का जो आर्टिकल होता है जिसमें रखा जाता है वो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। अब टेफ्लॉन नाम का एक स्पेशल प्लास्टिक होता है जिसका इस्तेमाल क्या होता है, जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है, यानी कि कवरिंग होती है। नॉन स्टिक जो आपके पैन्स होते हैं, यानी फ्राइंग पैन हो गए, अदर आपके जितने भी पैन्स हैं जो आप किचन में यूज़ करते हैं, उनके ऊपर टेफ्लॉन की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे पानी और ऑयल जो होता है उसे चिपकता नहीं है। अब एक और देखिए, डू यू नो फायर प्रूफ प्लास्टिक। अब देखिए कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फाइबर इजीली, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलेमाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंस। अब बच्चों, आपके जो प्लास्टिक, कई प्लास्टिक ऐसे होते हैं जैसे कि मेलेमाइन, ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो फायर प्रूफ होता है। मोस्ट ऑफ देम अगर आप प्लास्टिक को जलाते हो तो वो जल जाता है, उसमें हार्मफुल गैसेज निकलती है, एक अजीब सा धुआं निकलता है, ब्लैक जो धूम है वो निकलता है। लेकिन मेलेमाइन एक ऐसा प्लास्टिक जो होता है वो क्या करता है, उससे आग से कोई फर्क उसे नहीं पड़ता है। तो यही कारण है कि जो फायरमैन होते हैं उनके कपड़े जो होते हैं मेलेमाइन से बने होते हैं। आगे प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। अब देखिए प्लास्टिक से इन्वायरमेंट को क्या लॉस है या क्या बेनिफिट है वो देखिए। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूज गेट थिंग्स wrapped इन प्लास्टिक और इन पॉलीथीन बैग। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो जो भी सामान हमारे पास होता है, जो हम खरीदते हैं, वो सारा का सारा हम प्लास्टिक की थैलियों में उसको लाते हैं, पैक उसको किस में करवाते हैं, प्लास्टिक की थैलियों में। दैट इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन अवर होम्स। क्यों प्लास्टिक का ज़्यादा से, इसके पीछे क्या कारण है कि प्लास्टिक का जो सामान हमारे घर में होता है वो ज़्यादातर किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है।
Ultimate plastic finds its way to the gets garbage disposal of plastic is a major problem. Why? अब देखिए बच्चों, प्लास्टिक से बने हुए आइटम तो हम यूज़ करते हैं डेली घरों में। आप जानते हो प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होता है, और अब भी हमें किसकी ज़रूरत है? हमें उन प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जो उसको डिस्पोजल कर सके, उनको डिकम्पोज कर सके। यानी बायोडिग्रेबल वो नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेबल होते हैं, तो उनको डिकम्पोज कैसे करना है, इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना होना चाहिए। तो हमें प्लास्टिक जो है उसको हमारे घर में गार्बेज, एक तरीके से गार्बेज होता है, कचरा होता है, उसको डिस्पोजल करना भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। क्यों, ये हमें बताना है। देखिए, अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ए मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज फॉर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बच्चों, बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? ऐसे प्लास्टिक या ऐसे मटेरियल, प्लास्टिक नहीं बोल सकते हम, ऐसे मटेरियल जो हमारे बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो जाता है, यानी मिट्टी में अच्छे से सड़ जाता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वो तो होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल। और जो इस प्रकार से नहीं, मिट्टी में डालने के बाद में भी अगर आपके घर में कुछ आइटम है, फॉर एग्जांपल आपके घर में जो फ्रूट्स पील्स हैं, यानी सब्जियों के या फ्रूट्स के छिलके हैं, उनको आप ऐसे खुले मैदान में फेंक दो, तो आप क्या देखोगे, कुछ समय बाद में वो पड़े पड़े वो सड़ जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो वहाँ से बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे मटेरियल जो मिट्टी में काफ़ी लंबे समय तक रहने के बाद में भी उनको कोई असर नहीं होता है, वो बिल्कुल भी सड़ते गलते नहीं है, तो उनको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए बच्चों, एक टेबल दी गई है जिसमें क्या है, टाइप ऑफ वेस्ट है, और ये वेस्ट कैसे है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इनको अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लेता है ये डी जनरेट होने में। डी जनरेट का भी मतलब होता है सड़ने गलने में। तो सबसे पहले पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स एक्सेट्रा, सब्जियों की छिलके, फलों की छिलके, और जो खाना बचा हुआ है, सबसे पहले वो है वेस्ट। तो वो उसको अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है डी जनरेट होने में, तो 1 से 2 सप्ताह। फिर ये क्या है, नेचुरल मटेरियल है या नहीं है, तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि 1 से 2 सप्ताह लगेंगे, लेकिन फिर वो मिट्टी में अच्छे से सड़ और गल जाएंगे। पेपर क्या होता है, 10 to 30 डेज में वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, और ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ क्या होते हैं, 2 से 5 मंथ उनको लग जाता है, 2 से 5 मंथ उनको लग जाते हैं, ताकि वो अच्छे से डीजनरेट हो सके। और ये भी क्या है, ये भी एक आपके बायोडिग्रेडेबल है। फिर वुड को लगता है 10 to 15 ईयर, ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। फिर वुलन क्लॉथ, इसको लगता है लगभग 1 साल लग जाता है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी 1 साल बाद में तो ये जरूर से डीजनरेट या डिकम्पोज हो जाएंगे। फिर टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस। अब टिन, एल्यूमिनियम और बाकी की जो कैंस है, यानी बाकी जो कैन हम यूज़ करते हैं वो रखनी है। तो सबसे पहले 10 to 500 ईयर्स, और जो आपकी जो टीन, एल्यूमिनियम और बाकी के जो मेटल है या कैंस है, इनको डिजनरेट होने में लगभग 100 से 500 साल तक लग जाते हैं, और ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फिर प्लास्टिक बैग्स में क्या होता है, ये कई सालों तक, यानी बहुत ज़्यादा सालों तक ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, यानी कि बहुत कई सालों तक ये सड़ते हुए गलते नहीं है, और ये भी क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बच्चों, ये तो टेबल कौन सी थी जिसमें हमने क्या सीखा था, टाइप ऑफ वेस्टेज सीखे थे, और उन वेस्टेज को डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है, और क्या ये नेचुरल मटेरियल है या नहीं है, ये हमने इस टेबल में सीखा है। अब देखिए आगे, सिंस प्लास्टिक टेक्स सिविरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब देखिए बच्चों, ये जो हमने टेबल देखी, इसमें हमने क्या देखा था, प्लास्टिक जो होता है ना, वो कई सालों तक, यानी 100 to 15 ईयर्स इसको लग जाते हैं, या फिर कई साल लग जाते हैं, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, यानी नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी कि इनको इन्वायरमेंट से इनका कुछ रिलेशन नहीं होता है, यानी कि ये जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, ये डिकम्पोज नहीं होगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, इनसे इन्वायरमेंट को लॉस होता है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और इससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। बिसाइड्स दैट बर्निंग प्रोसेस इन सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट इज डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली। और इन्वायरमेंट पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो बर्निंग प्रोसेस होती है सिंथेटिक मटेरियल की, वो थोड़ी धीरे होती है, लेकिन उनसे जो धुआं निकलता है, वो थोड़ी धीरे होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं जलते हैं।
In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? और इन सिंथेटिक फाइबर्स को, प्लास्टिक को जलाने पे बच्चों ये पूरी तरीके से जलते भी नहीं है और इनको जलाने से भयंकर जहरीली गैस बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान होता है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अब देखिए इस समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखा है हमने क्या है ये, कुछ हमें डिफरेंट दिया गया जिसे हम बोल सकते हैं डिड यू नो। देखिए, हाउ यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रेपर्स ऑफ फूड। अब बच्चों आपने कई बार देखा होगा कचरे का जो ढेर होता है, जो कचरे का बड़ा सा ढेर होता है जिसमें कई जानवर जो होते हैं वो खाने पीने का सामान ढूंढते रहते हैं और इस चक्कर में वो प्लास्टिक की थैलियाँ और जो फूड के रेपर्स होते हैं उनको भी वो निगल जाते हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज द प्लास्टिक मटेरियल चोक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स ए लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। अब आप क्या सोच सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है इसके नुकसान। अब इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। ये जो प्लास्टिक के मटेरियल ये खाते हैं ये उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चौक हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं, एक जगह जाम हो जाते हैं और इससे क्या होता है यदि इनको टाइम से नहीं निकाला जाए तो उनकी इस वजह से डेथ हो जाती है। दी पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रो हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स। और जो प्लास्टिक का जो सामान होता है, प्लास्टिक के बैग का, प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं, हम बिना लापरवाही पूर्वक उनको यहाँ से वहाँ फेंक देते हो और ये कारण बनता है जो नालियाँ होती हैं उसके अंदर वो रुक जाती है और उस नाली का पानी, क्लॉगिंग का मतलब होता है पानी रोक लेना, तो नालियाँ जो है वो बहने से रुकने लगती हैं। समटाइम्स वी आर वेरी careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road or parks or picnic places। और कई बार तो हम इतने ज़्यादा केयरलेस होते हैं कि जो हमने खाना खाया है, हमने चिप्स, हमने बिस्किट, एनीथिंग एल्स जो हम खाते हैं उसका जो रेपर होता है वो बिना ध्यान दिए हम ज़मीन पे ऐसे ही फेंक देते हैं। Should we not think twice before doing so? As a responsible citizen, what measure do you suggest to keep public places clean and फ्री ऑफ प्लास्टिक? और इसके लिए आपके पास कोई ऐसा सजेशन है कि जिसे हम इस प्लास्टिक को जो है हमारे आसपास के जीवन से निकाल सके? क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये जो हम यहाँ से वहाँ लापरवाही पूर्वक फेंक देते हैं तो ये जाके नालियों में जाम हो जाता है। अगर इनमें कुछ सामान पड़ा खाने का होता है तो उस पड़े हुए सामान को खाने के चक्कर में जानवर उसको खा जाते हैं और वो उनके गले में अटक जाते हैं और इनसे उनकी डेथ हो जाती है। आगे है अवॉइडेड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए? अब सॉल्यूशन तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, यानी कि हमें अवॉइड करना चाहिए, नेग्लेक्ट करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू आर गो टू फॉर शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग पे जाए तो आप क्या करोगे, जूट से बने हुए या कपड़े से बने हुए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करेंगे। कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर the biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately। और जो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग अलग जगह हमें क्या करना चाहिए, उनको रखना चाहिए। और जब भी इनको हमें डिकम्पोज करना होता है या डिजनरेट करना होता है तो उनको डिस्पोज या डिजनरेट करना होता है तो हमें जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग डिकम्पोज करना चाहिए और जो बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग से कंपोज करना चाहिए, डिकम्पोज करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इज इन योर होम्स, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन। तो हमें उनको अलग अलग जगह उनको वेस्ट को इकट्ठा करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम, इसकी हम कोशिश हमारे घर में कर सकते हैं। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग दिस यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। और क्या आप कुछ ऐसे सजेशन दे सकते हो जिसे हम कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल हम रिड्यूस कर सकें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द एटमोसफियर कैन बी रिसाइकल्ड। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट यू कैन बी रिसाइकल्ड। और हमें कुछ ऐसे आइटम की लिस्ट बनानी है जिनको रिसाइकिल किया जाए, यानी कि उनको वापस से नष्ट करके वापस से कोई आइटम बनाया जा सके। हाउ एवर ड्यूरिंग
रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, और रिसाइकलिंग के दौरान कुछ कलर उनमें मिलाए जाते हैं। दिस लिमिट्स इट यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, और इसके लिए कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके प्लास्टिक के जो आइटम है जिसको आप क्या करते हो, रिसाइकिल करते हो, तो रिसाइकिल के दौरान उनमें कुछ कलर्स ऐड किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पहले बकेट थी, उसको फैक्ट्रीज में रिसाइकिल किया गया तो आपकी जो बकेट थी उस पर येलो कलर था, लेकिन उसको रिसाइकिल किया तो उसके अंदर क्या हो गया, उसको क्या बनाया, कंटेनर बनाया फूड स्टोर करने का, तो उसके अंदर वापस से कलर किया गया। तो ये जो कलर जो होता है इसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, स्पेशली जो जिनमें फूड आइटम स्टोर करते हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको 5R प्रिंसिपल पता होनी चाहिए। 5R क्या होता है, 5 बार R क्या होता है, फर्स्ट रिड्यूस, सेकेंड रीयूज, थर्ड रिसाइकल, फोर्थ रिकवर एंड फिफ्थ रीयूज। ये आपके 5R है। डेवलप हैबिट इन विच इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और हमें ज़्यादातर क्या करनी चाहिए, ऐसी ही आदतें अपनानी चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। अब देखो फाइबर वाइज, डो नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन दी वाटर बॉडीज ऑफ और ऑन द रोड, कभी भी प्लास्टिक के बैग होते हैं उनको ना तो पानी की स्रोतों में फेंकना चाहिए, यही ना ही सड़क पे। टेक ए कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग टू फॉर शॉपिंग, और जब भी आप शॉपिंग पे जाए या तो जूट का बैग लेके जाए या कॉटन का बैग लेके जाए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूजेस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, और आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कम से कम करें। और जैसे कि हम कर सकते हैं, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आपके पास जो प्लास्टिक का लंच बॉक्स है उसकी जगह आप स्टील का लंच बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर हुआ। तो आज इस चैप्टर में हमने सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक को पूरी तरीके से डिटेल में पूरा का पूरा समझ लिया था। तो आई होप आपने भी ये चैप्टर मेरे साथ ही समझा होगा। मैंने आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन भी किया है, और साथ किसके जो डिड यू नो वाले टॉपिक्स थे वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। बच्चों आज होमवर्क में आप क्या कर सकते हो, आप होमवर्क में आपकी जो टेबल नंबर 3.3 है ये आप कर सकते हो, ये आज आपका होमवर्क आप रखोगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है चैप्टर से रिलेटेड, वो हमारे नेक्स्ट क्लास का लिए हम वर्क रख लेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा हो लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर मेरे पढ़ाई हुए में आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको आज का वर्क मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्लास का वर्क हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने। तो स्टूडेंट हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू अगेन।